रहीम अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका हम सेक्शन ए करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए गलत है, रॉन्ग है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। ये क्लोज कंटेनर में ही होता है, तो हमें ये मालूम है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में ही होता है। सेकेंड ऑप्शन है बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो चेंज नहीं होती। ये भी करेक्ट है, ये भी फॉल्स नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। सी ऑप्शन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है इक्वल होता है। डी ऑप्शन देखते हैं, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब टू एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। कहते हैं कि अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता किसी बाहर के किसी भी एक्सटर्नल स्टिम्युलस से, किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस से, किसी भी चेंज से। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है तो उससे डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये जो है ये फॉल्स ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, तो हम डी को आंसर लगाएंगे। डी जो है ये ही केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बात जो है ये फॉल्स है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी। तो हमें एक इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है इसका केसी क्या होगा और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इस इक्वेशन से हम केसी निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 4NH3 + 5O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 4NO + 6H2O। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। हमें पता है केसी किसके बराबर होता है, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब ये देखें 4NH3 5O2 से मिल रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है और 4NO और 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है और 6H2O के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये जो है हमारा ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि दोनों साइड पे ये जो है इनके नंबर ऑफ मोल इक्वल है या नहीं। देखिए यहाँ पे 4N है, यानी कि 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। इधर भी देखें इस साइड भी 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4। इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन है। और इस साइड पे देखें 6 है और यहाँ पे 2 है, 6 2 जा 12, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 5 2 जा 10, इसमें 10 ऑक्सीजन है। इधर देखते हैं कितने हैं, इधर देखें तो यहाँ 1 होता है ना, तो 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6 और 4 10। तो हमारी ये बैलेंस है। तो केसी निकालने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है, वरना हमें सबसे पहले बैलेंसिंग करनी होती है, वरना केसी नहीं आता। हमें पता है केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के। अब इसमें से प्रोडक्ट क्या है हमारी, ये है, तो ऊपर प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो हम लिखते हैं NO। ठीक है, ये है ना हमारी प्रोडक्ट NO और H2O। ये हम इसका केसी का जो है लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ मैस एक्शन वो है। अच्छा, NO के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 है, तो यहाँ पे 4 की पावर आ जाएगी। H2O के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं, या इसको हम कहेंगे कितने नंबर ऑफ मोल हैं, तो या इसको नंबर ऑफ मोल भी कहते हैं और एक्टिव मैसेज भी कहते हैं। तो NO के साथ 4 है नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मैसेज, तो इसकी पावर 4 बन गई, क्वोशेंट बन गया। H2O के साथ 6 नंबर ऑफ मोल हैं, या फिर हम कहेंगे 6 जो है उसका एक्टिव मैस है, तो वो 6 जो है यहाँ पे क्वोशेंट बन जाएगा इसके ऊपर। फिर हम ये साइन डिवाइड का साइन डालेंगे। अब हमें नीचे क्या लिखना है, ये रिएक्टेंट लिखना है। रिएक्टेंट है हमारे पास NH3, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की ब्रैकेट देंगे, और O2 है। अब जो इसके साथ कितने नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मैस था, 4 था, वो यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी। ऑक्सीजन के साथ कितना नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मैस था, 5 था, वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो हमारी बन गई है, इसको आप इसके ऑप्शन से मैच करें, कौन से ऑप्शन में मैच हो रही है। ये हमारे पास ऑप्शन में मैच हो रही है ये वाली ए ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। देखिए NO के ऊपर 4, H2O के ऊपर 6 और NH3 के ऊपर 4 और ऑक्सीजन के ऊपर 5, ये सब मैच हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बनी हुई है। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज है। यहाँ पे इसके ऊपर 5 दे दिया, यहाँ इसके ऊपर मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी ही नहीं, इनके ऊपर भी नहीं दी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन साइड में लिख दी। साइड में नहीं होती, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पावर या क्वोशेंट बन जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए आंसर सही है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 है अ रिएक्शन विच इज
विच इज नेवर गोज टू कम्प्लीशन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होता वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन दिए, नंबर ए है डॉटेड लाइन, बी है सिंगल लाइन, सी है डबल एरो, डी है डबल स्ट्रेट लाइन। तो इसको हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है डबल एरो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज स्मॉल इंडिकेट, जब केसी स्मॉल होता है तो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि आप ये थोड़ी सी पॉइंट देख लीजिएगा। केसी जब स्मॉल होता है तो हमारे पास जो होता है रिएक्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, केसी स्मॉल तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, ग्रेटर, और जब हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, और अगर केसी ज्यादा होता है, हमारे पास ग्रेटर होता है, तो रिएक्टेंट के बजाय प्रोडक्ट ज्यादा होता है। जब प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है तो रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाएगा और हमारे पास रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, फिर रिवर्स, उल्टा शुरू हो जाता है रिवर्स। जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती है, देखिए ना, अगर यहाँ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी तो ये रिवर्स रिएक्शन शुरू कर देगी, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो केसी कम होगा, केसी कम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या पूछा था, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज स्मॉल, जब केसी स्मॉल होगा, इट इंडिकेट, तो क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। जब केसी स्मॉल है तो इसका मतलब है मिक्सचर के अंदर जो है रिएक्टेंट ज्यादा है। ठीक है, यही बात सही होगी इसके अंदर। अच्छा, बाकी के ऑप्शन फिर भी हम रीड करते हैं। बी ऑप्शन है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा है। ये गलत है, जब प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो केसी स्मॉल नहीं ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। ये चीज आप केसी की जो मैंने दोनों लाइनें आपको लिखवाई हैं वो लिख लीजिएगा, ये आगे भी आपकी ब्लैंक में आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, 2 ऑप्शन हो गए। थर्ड ऑप्शन है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो थर्ड ऑप्शन कहते हैं कि केसी स्मॉल होने का मतलब ये है कि इक्वल रिएक्टेंट और इक्वल प्रोडक्ट होते हैं। ये तो गलत बोल रहा है ना, केसी इक्वल होता है तब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो तो केसी जो होता है इक्वल होता है, स्मॉल थोड़ी होता है। नंबर 4 ऑप्शन है रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कि रिएक्शन, इसका मतलब है केसी स्मॉल होने का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जी नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ही रहता है हमेशा। हमने इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और कि इक्वल भी नहीं होता केसी, और जो बी ऑप्शन था कि प्रोडक्ट ज्यादा होगी, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा जब केसी स्मॉल होता है, इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट, उसके पास रिएक्टेंट ज्यादा है। ऑप्शन ए इसका 4 का आंसर आएगा, ऑप्शन ए। MCQs नंबर 5 है, फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इन्होंने हमें 4 रिएक्शंस दिए, इन्होंने कहा इनमें से कौन सा है रिएक्शन ऐसा है जिसमें केसी का यूनिट होगा। इसको जो यूनिट निकालने का तरीका है ये मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है, जिसके अंदर मैंने आपको लॉ ऑफ मैस एक्शन सिखाया है, उसमें मैंने आपको इसकी यूनिट निकालने का तरीका भी सिखाया है। वो लॉन्ग मेथड है, इसको मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगी। ये चारों इक्वेशन मैंने उतार ली है, मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चल जाएगा। बहुत इजीली हम देख कर बता सकते हैं कि किसके अंदर केसी का यूनिट आएगा, किसके अंदर नहीं आएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने चारों ऑप्शन उतार लिए। पहला ऑप्शन हमारे पास है N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। तो आप इसके पास देखें, इसके पास कितने नंबर ऑफ मोल हैं, इसके पास 1 नंबर ऑफ मोल है, और ये प्लस का साइन है। और H2 के पास कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 3 नंबर ऑफ मोल हैं। कितने हो गए इसके पास नंबर ऑफ मोल, 4 नंबर ऑफ मोल हो गए। अब ये हमारी रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट के पास देखते हैं कितने नंबर ऑफ मोल हैं। नंबर ऑफ मोल हमेशा साइड में होते हैं, ठीक है, या इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल, या फिर क्या कहते हैं इसको, एक्टिव मैस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट के पास कितने नंबर ऑफ मोल या कितना एक्टिव मैस है उसका भी 2 है। 3 और 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो जब नंबर ऑफ मोल दोनों साइड पे अनइक्वल होते हैं, कैसे होते हैं, अनइक्वल, इक्वल नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास 4 आए हैं, यहाँ पे 2 आए हैं, तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होते तब यूनिट होता है, तो इसके अंदर यूनिट आएगा। ठीक है, और जिसमें दोनों साइड पे इक्वल आ जाएंगे, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएंगे, वहां पे नो यूनिट होगा। इसका निकाल के देखें ऑप्शन बी का, इसके पास N2 के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। O2 के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो कितने हो गए, 1 और 1 2 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं,
NO के पास 2 हैं तो इसके पास नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, यानी रिएक्टेंट के पास भी 2 नंबर ऑफ मोल है और प्रोडक्ट के पास भी 2 नंबर ऑफ मोल है। तो इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा। जिसमें इक्वल आ जाएंगे दोनों साइड के नंबर ऑफ मोल उसमें यूनिट नहीं आएगा, और जिसमें अनइक्वल आएंगे उसमें यूनिट आएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है निकालने का। लेकिन जहाँ न्यूमेरिकल में आपके पास निकालने के लिए आता है कि आप यूनिट भी बताएं, तो उसमें आपको उसी तरह शो करना होता है जैसा मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है, नंबर ऑफ मोल 1 है। आयोडीन के पास भी नंबर ऑफ मोल 1 है। कितने हो गए, 1 और 1 2। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बना है HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके साइड में देखें तो कितने नंबर ऑफ मोल है, 2 हैं। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। इसका मतलब है कोई यूनिट नहीं आएगा, इट विल हैव नो यूनिट। इसका भी यूनिट नहीं होगा। नंबर 4 देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल है। कितने हो गए, इसके पास 2 मोल हो गए, 2 मोल्स हो गए। इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास 1 मोल है, हाइड्रोजन के पास भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल है। इसके पास भी 2 मोल हो गए, इसके पास भी 2 मोल है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के पास भी 2 मोल है, प्रोडक्ट के पास भी 2 मोल है। इसका मतलब है इक्वल है, तो नो यूनिट। इन्होंने MCQs में हमसे पूछा था इनमें से कौन सी इक्वेशन है, कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर यूनिट आएगा। तो आप खुद देख लीजिए, ऑप्शन ए है जिसमें यूनिट आएगा, बाकी किसी में भी यूनिट नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोज़ बनाती रहूँ। अच्छा, तो ये 5 में हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ए हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, MCQ नंबर 5 का आंसर है ए। N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, ये वाली वो रिएक्शन है जिसके अंदर Kc का यूनिट होगा, बाकी तीनों में नहीं होगा। नंबर 6 देखते हैं हम MCQs। द यूनिट ऑफ Kc फॉर रिएक्शन N2 + O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। इन्होंने कहा है कि ये अगर एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें N2 में ऑक्सीजन मिलता है और 2NO होता है, तो इसमें Kc का यूनिट क्या आएगा। तो आप इसमें फिर वही काम करना है। N2 के पास 1 है, O2 के पास 1 है, कितना हो गया, 1 और 1 दोनों का जो हमने इसमें किया सेम वही है, 1 और 1 2। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना है 2NO, तो इक्वल है। तो इसका मतलब है इसमें Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए था मोल DM-3, ऑप्शन बी था मोल -2 DM-6, ऑप्शन सी था मोल -1 DM-3, और ऑप्शन डी था नो यूनिट। हमने करके देख लिया, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल इक्वल है, या मैस, या हम कहेंगे कि एक्टिव मैस इक्वल है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नंबर 6 का आंसर है नो यूनिट, ऑप्शन डी। नंबर 7 देखते हैं। द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कहते हैं सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा, व्हेन QC Kc के इक्वल हो, ये ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है QC जो है वो ग्रेटर हो K से। ऑप्शन सी है QC विल बी लेसर देन K। अच्छा देखिए K दिया है, Kc नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही ये दोनों ऑप्शन Kc है ही नहीं, K लिख दिया है, तो ये वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस, इसमें से कोई भी नहीं, जी नहीं, इसमें आएगा ऑप्शन ए। जब QC Kc के इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टेबल होता है, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो स्टेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। QC कैन बी डिफाइंड एज, QC की आपको इसमें डेफिनेशन बतानी है, QC क्या है। हम जानते हैं Kc जो होता है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या रेशो होता है। Kc जो होता है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होता है, ये हमने देखा था ना अभी। तो जब Kc प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होता है किस टाइम पर, इक्विलिब्रियम के टाइम पर। और QC क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी मखसूस टाइम पे जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकालते हैं वो कहलाता है QC। QC कैन बी डिफाइंड एज, ए ऑप्शन दिया था रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो रेशो पता है, रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होता है QC, होता तो है रेशो, लेकिन किसी भी मखसूस टाइम पर, वो टाइम भी बताना होता है इसके अंदर। और बी ऑप्शन है रेशो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को कहते हैं QC। यही ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही आएगा। फिर भी मैं सी ऑप्शन भी पढ़ती हूँ। सी ऑप्शन है रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। QC क्या चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं जो QC है वो रेशियो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर वॉल्यूम के दरमियान। ये भी रॉन्ग हो गया।
डी ऑप्शन है रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ द कोएफिशिएंट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें ऑप्शन जो आएगा वो सही आएगा ऑप्शन बी, 8 का ऑप्शन बी आएगा कि क्यूसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्यूसी इज द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है वो कहलाता है क्यूसी। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो हमें दिखाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम में देखें जो हमारे ये राइट साइड पर है, हमारे राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर जो होगी प्रोडक्ट होगी और जो लेफ्ट हैंड पर है ये होगी रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हम सब डायग्राम में देखते हैं प्रोडक्ट जो होगा हमारे राइट साइड पर होगा, तो राइट साइड वाले अगर कलर ज़्यादा हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो पहली डायग्राम देखें, पहली डायग्राम में रेड जो है वो रिएक्टेंट है और ब्लू जो है प्रोडक्ट है। तो हमें बैकवर्ड रिएक्शन बताना है। अगर इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसमें बैकवर्ड हो रहा होगा। अब इसमें देखें ब्लू कलर की बॉल ज़्यादा है और रेड कलर की बॉल कम है, तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको टिक करा। नेक्स्ट देखते हैं, एक इन्होंने ग्रीन दिया, एक ब्राउन कलर दिया। ब्राउन इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए पता नहीं चल रहा इसमें से कौन सा ब्राउन है। एक दो लग रहे हैं ब्राउन, तो लेकिन अगर हम देखें तो ब्राउन इसमें प्रोडक्ट थी, तो इसमें ब्राउन बहुत कम दिखाई दे रहा है, सारा ग्रीन यानी रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसमें तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ब्लू जो है वो रिएक्टेंट है और रेड इसमें प्रोडक्ट है। तो इसमें देखें कौन सी बॉल ज़्यादा है, रेड ज़्यादा है, तो इस ब्लू कम है, तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हम इसको टिक करते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नंबर 1 और नंबर 3, जो कि इसमें इन्होंने ऑप्शंस में हमें दिया ही नहीं है, वरना इसका आंसर नंबर 1 एंड नंबर 3 है। इस डायग्राम में जैसे कलर नज़र आ रहे हैं उस कलर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि कलर प्रिंटिंग में इस तरह आए हो कि हमें नहीं लग रहे हो, लेकिन देखें ब्लू इसमें बहुत क्लियर ज़्यादा दिख रहे हैं और रेड इसमें बहुत क्लियर ज़्यादा दिख रहे हैं। ये दोनों ही हैं जिसमें बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, 1 एंड 3। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है 1 एंड 3, जो कि ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। वरना अगर सिर्फ 1 है तो वो किस में है 1 ऑप्शन, देखें इसमें किसी में भी सिर्फ 1 ऑप्शन नहीं है और सिर्फ 3 ऑप्शन भी नहीं है, 3 है ऑप्शन डी। लेकिन इसका आंसर अगर हम इस जो हमारे पास आंसर मौजूद ही नहीं है तो हम ये 3 दे सकते हैं, 3 है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में हमें 1 दिया ही नहीं है आंसर में, सही है, 3 दिया हुआ है, 3 ओनली। तो हम ये डी भी लगा सकते हैं इसके अंदर। वरना आंसर इसका देखें तो 1 और 3 दोनों है, लेकिन 1 और 3 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है इन्होंने, ऑप्शन ए में दिया 1 और 2, तो 2 तो है ही नहीं। ऑप्शन बी में दिया 2 है ही नहीं। ऑप्शन सी में दिया 2 है ही नहीं। डी में दिया है 3 ओनली, सिर्फ 3, तो ओनली वैसे 3 नहीं है, 1 भी है, लेकिन इसके हिसाब से, इन ऑप्शन के हिसाब से इसमें डी आप लगा सकते हैं, वरना इसका आंसर 1 एंड 3 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास नंबर 10, द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज व्हेन। हमें पता है केसी कैसे बढ़ता है, जब प्रोडक्ट जो होती है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है, तो केसी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब जैसे जैसे रिएक्शन होता है ना, रिएक्टेंट ऐसा ऐसा कम होने लगता है और केसी बढ़ने लगता है, ठीक है। रिएक्टेंट कम होगा, केसी बढ़ेगा और प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी, यानी कि जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगी केसी ज़्यादा होगा। तो इन्होंने केसी इंक्रीज पूछा है, तो जहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बता रहे होंगे वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए है प्रोडक्ट इज लेस, प्रोडक्ट कम होगी तो केसी इंक्रीज नहीं होता, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है प्रोडक्ट इज मोर, हाँ जब प्रोडक्ट ज़्यादा होती है तभी केसी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा बी आएगा। फिर भी मैं सी और डी पढ़ लेती हूँ। सी है रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, जब रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो केसी हमेशा कम होता है, स्मॉल होता है। ऑप्शन डी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इक्वल हो तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो जाएगा। तो हमने ये सारे एमसीक्यूज कर लिए 1 till 10। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपकी भी स्टडी में हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।